वेलकम। सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि जावा क्या है, क्यों आया और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। हम लोग जब देखते हैं बच्चे 9th-10th क्लास में जब पढ़ते हैं उसको ब्लूजे, तो लगता है कि ये जावा का बहुत ज़्यादा पार्ट होगा, लेकिन वो बहुत कम है। मैं जितना भी वीडियो इधर बनाऊंगा तो मैं दोनों को ध्यान में रख करके चलूँगा, इधर हायर एजुकेशन के लिए भी और जो बिगनर्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हो कि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और उसके साथ ही साथ हायर एजुकेशन वाले के सिलेबस को देखते हुए मैं चलूँगा दोनों को लेकर के। तो सबसे मेन चीज़ है आज के वीडियो में कि जावा का बेसिक कंसेप्ट क्या है, जावा क्यों आया। तो सबसे पहली बात इसमें एक जो मेन चीज़ है जानने की, जो कि अक्सर बुक्स में बहुत कम दिया हुआ होता है, कि जावा जो आया, तो जावा आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि उस समय ये 90 के लास्ट का जो समय था, उस समय लोगों के साथ एक समस्या जनरेट हुई, और वो समस्या ये थी कि जितने भी होम अप्लायंसेस थे वो होम अप्लायंसेस ऑटोमेटेड नहीं थे, सारा मैनुअल वर्क करता था, सारा कुछ हमको स्विच के थ्रू करना होता था। जैसे टोस्टर है, आज आप यूज करते हैं तो उसमें भी टाइमर है, आप टाइमर लगा देते हैं। आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो सारे में ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया। तो इसी के लिए उन लोगों ने एक कंसेप्ट लेकर के चला और उस पूरे प्रोजेक्ट का नाम दिया था प्रोजेक्ट ग्रीन। आखिर ये किसके द्वारा किया गया? तो जावा जो प्रोडक्ट है ये है सन माइक्रो सिस्टम का। 1990 में उन लोगों ने एक कंसेप्ट लेकर के चला कि हम इसको ऑटोमेट कैसे करें होम अप्लायंसेस को। तो इसके लिए उन लोगों को एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ी कि जो कि ऐसा लैंग्वेज हो जो इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके और आसानी से उसको हम कहीं भी इंप्लीमेंट कर सके। तो 1991 में जेम्स गॉसलिंग के निर्देशन में जावा का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ, और जिसका नाम उन लोगों ने रखा ओक के नाम से उन लोगों ने रखा इसको। इसके बाद जावा स्टार्ट हुआ धीरे धीरे होम अप्लायंसेस पर वर्क होते रहे, होम अप्लायंसेस का ऑटोमेशन चलते रहा। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज की तरफ मुड़ेंगे। लैंग्वेज की तरफ क्या मुड़ेंगे कि जावा किस तरह का लैंग्वेज है। तो हम लोग नॉर्मली उसमें पढ़ लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसके साथ साथ ये मल्टी थ्रेडेड है। मल्टी थ्रेड क्या है? लाइट वेट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड, यदि सिंपल वे में हम यदि कहें तो यहां पर हम एक से ज्यादा तरह के प्रोसेस को एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि C++ में पॉसिबल नहीं था। तो यहां पर थ्रेड बेस्ड ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जब जावा आया तो जावा के इंटरनल आर्किटेक्चर को जब देखते हैं तो इंटरनल आर्किटेक्चर इसका डिवाइडेड है दो पार्ट में। जैसे C++ में आप प्रोग्राम रन कराते हैं तो वहां पर जो भी आप चेंजेस किए रहते हैं अपने कोड में, उस तरह का आउटपुट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा 2 फेज में कंपाइलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है अपने, यानी एग्जीक्यूशन इसका जो होता है ये सेकंड फेज में जाकर के होता है। फर्स्ट फेज में ये कंपाइल करता है, और कंपाइल करने के बाद ये बाइट कोड बनाता है। बाइट कोड का एक्सटेंशन यहां पर होता है .java, सॉरी ये सोर्स कोड है। और जब इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल के बाद ये बनाता है हमारा जो बाइट कोड, ये बनता है .class, यानी जावा से कन्वर्ट होकर के क्या बना? .class बना। इसके बाद देन एक्सक्यूशन होता है, यानी exe इसके बाद उसकी बनती है। तो यहां पर देखिए कंपाइल जब हम कराएंगे .java को तो बनेगा .class, और .class के बाद ये बनेगा आपका exe, और देन वो आपको एग्जीक्यूट करता है। तो यानी कि यहां पर 2 लेवल हो गया। एक लेवल हो गया कि .class, यदि हम एक बार .class फाइल बन गया और उसको
आप कितनों बार कंपाइल कीजिए, आप अपने प्रोग्राम में चेंजेस कर लीजिए, उस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए, लेकिन यदि आप कंपाइल नहीं किए हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट आपके एग्जीक्यूशन पर नहीं पड़ेगा। यानी तब तक चेंजेस का इफेक्ट आपके एग्जीक्यूशन पर या प्रोग्राम पर नहीं पड़ेगा जब तक हम डॉट क्लास फाइल को अपडेट नहीं कर लेते हैं। तो जावा में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसको लिखने के लिए आइदर हम नोटपैड को यूज कर सकते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट का जो एडिटर था उसको हम यूज कर सकते हैं, या अब तो बहुत सारा एडिटर आता है हम उसको यूज कर सकते हैं। आईडीई जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसमें से बहुत सारे आईडी को हम यूज कर सकते हैं। जैसे ब्लूजे है, ब्लूजे जो कि स्कूल स्टूडेंट के लिए है। तो ब्लूजे में और दूसरे जो भी आईडी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्लूजे हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि हम उसमें मेन फंक्शन बनाए या नहीं बनाए, हम कोई भी एक फंक्शन, यानी हम मेथड कहते हैं फंक्शन को, तो कोई भी एक मेथड बनाए और उसको हम डायरेक्ट चाहेंगे एग्जीक्यूट करना तो ये पॉसिबल है। जबकि आप और भी दूसरा कोई भी आईडी ले लीजिए, उसमें कहता है कि मेन फंक्शन होना जरूरी है। मेन इज द स्टार्टर फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज, तो इसलिए वहां पर मेन होना जरूरी होता है। लेकिन ब्लूजे में ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, मेन यदि बनाएंगे तो वहां पर एक आपको फैसिलिटी मिल जाएगी ब्लूजे में कि ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट मेन को रन कराइए, वो रन करेगा, और रन करने के साथ ही जिसका भी आप ऑब्जेक्ट उस मेन के अंदर बनाए रहेंगे वो आपका रन करेगा, या जैसे आप जो कॉलिंग किए रहेंगे मेथड्स का, वो मेथड के उस कॉलिंग के अकॉर्डिंग मेथड्स आपका एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन आप यदि नॉर्मल किसी भी फंक्शन को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है। कंस्ट्रक्टर जब आप कॉल करते हैं तो वहां पर एक ऑब्जेक्ट नीचे वो बना लेता है, और ऑब्जेक्ट पर जब क्लिक करते हैं देन वो रन करता है। ये प्रोसेस ब्लूजे के लिए है, ये जावा में या नॉर्मल जो हायर एजुकेशन में उनके लिए ये नहीं था। अब बात आती है कि जावा को हम रन कहाँ करेंगे, इसकी आईडी कौन सा यूज करें। तो आईडी आज बहुत सारी आईडी है, आपको जो उसमें से सुविधा लगे, जिसमें कि आपको ये लगे कि नहीं सारा चीज हमको समझ में बात आ रही है, आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं, तो आप उसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। इंटरनल प्रोसेस यानी कि जो बेसिक आइडिया है, हम आईडी पर आएंगे एक बार फिर, लेकिन पहले बेसिक आइडिया के बारे में हम जानते हैं। जावा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जावा में क्लास मेन हो जाता है, बिना क्लास का यहां कुछ नहीं हो सकता। तो एक बात तो आएगी कि तब C++ में भी तो क्लास होता था, तो लेकिन मेन वहां क्लास के बाहर होता था, और यहां जावा में मेन फंक्शन जो है वो क्लास के अंदर होता है। तो क्लास के अंदर होता है, तो यहां पर जो क्लास हम लिखेंगे सिंटैक्स दोनों का सेम ही रहता है। आप चाहे यूज करिए बेसिक या डायरेक्ट कंपाइलर और इंटरप्रेटर को आप यूज करिए जावा के, या फिर आप किसी आईडी के थ्रू कीजिए। इंटरनल जो ऑपरेशन होना है वो बेसिक वाला ही होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा माइक्रोज बना करके रखा रहता है, इसलिए हमको समझ में नहीं आती बात क्या फिर कैसे वो एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इंटरनली वो यही काम करता है। तो दो बातें यहां पर आपको ध्यान देने वाली है। एक है कि कंपाइलर का नाम जो है वो है जावा, यानी जावा के कंपाइलर का नाम है जावा और इसके साथ लग जाता है सी। ये कंपाइलर है तो हो गया सी, जावा सी। अब देखिए दूसरा है कि आपका जो इंटरप्रेटर है वो है जावा। आप यदि इसको यूज करते हैं तो कैसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर। सपोज कीजिए कि आपका पाथ सेट है या डायरेक्ट आपका 1.3, 1.4 या कोई भी इंस्टॉल है, और यहां पर मान लीजिए JDK 1.3 के अंदर बीन में आपका सारा प्रोग्राम सेव है टेस्ट नाम से। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो सबसे पहले कंपाइल करते हैं, तो जावा सी लिखेंगे और इसके बाद सपोज कीजिए टेस्ट डॉट जावा नाम से मेरा सेव है, और इसको जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो ये सक्सेसफुल कंपाइल यदि करता है तो बिना कोई एरर मैसेज दिए हुए आपको सेम प्रॉम्प्ट पर वापस कर देगा बीन। और इसके बाद आप इसको जब एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे तो आपको लिखना होगा जावा और टेस्ट और एंटर करेंगे, ये आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये एग्जीक्यूशन के लिए हम
आपको सिर्फ बताया कि यदि कमांड प्रॉम्प्ट से करते हैं तो, अदरवाइज यदि आईडी यूज करते हैं तो कमांड यूज करने की आवश्यकता है नहीं। हम इसको क्यों यहाँ आएंगे और कंपाइल करेंगे, हालांकि हर एक आईडी भी कमांड प्रॉम्प्ट की व्यवस्था की हुई है, वहां पर ऑप्शन है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट भी वहां यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमको सुविधा जहां मिलती है, जिस तरह की सुविधा मिलती है उस तरह का काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो जावा सी है ये कंपाइलर के रूप में काम करता है और ये कंपाइल कर देगा किसको, test.java। आफ्टर कंपाइलेशन ये बाइट कोड में बदलता है, यानी कि डॉट क्लास एक्सटेंशन का एक फाइल बना लेगा, नेम सेम रखता है, टेस्ट के नाम से ही रखेगा, टेस्ट डॉट क्लास ये बना देता है। और इसके बाद जब हम उसको जावा, यानी कि जावा जो है ये क्या है, इंटरप्रेटर है, ये इंटरप्रेटर के साथ हमको सिर्फ इसके नेम को देना होता है, इसके एक्सटेंशन की हमको आवश्यकता नहीं होती, हम एक्सटेंशन इसमें नहीं देंगे और डायरेक्ट आप देंगे उसका फाइल का नेम जो था, तो ये आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि यदि कमांड प्रॉम्प्ट से आप रन कराते हैं तो वहां पर आप जो क्लास का नेम देंगे, सपोज कीजिए कि हम एक प्रोग्राम जो लिखते हैं, हम एक साधारण सा सिर्फ मैसेज के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्लास टेस्ट और पब्लिक स्टैटिक void main और स्ट्रिंग एस कैपिटल है, ARGS। डेटा टाइप के बारे में भी आएंगे, एक क्लास उसका भी हम एक वीडियो बना देंगे। अब यहां पर system डॉट आउट डॉट println और यहां पर आप मैसेज दे दीजिए, वेलकम। ये मैं यहां दोनों इसको क्लोज कर रहा हूं। आफ्टर जो कोड है उसको लिखने के बाद हम आ जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट से इसको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यहां पर जब आप देखिए कमांड प्रॉम्प्ट से जब आप एग्जीक्यूट कराइएगा तो ये याद रखिएगा कि यहां पर जो नेम हम ले रहे हैं फाइल का, वो वही नेम हम दे तो ज्यादा बेटर होगा जिसके अंदर मेन फंक्शन है। यदि हम क्लास 1 से ज्यादा बनाए हुए हैं तो आप उसी नाम से सेव करिए, तो आपको यूज करने में आसानी होगी। अदरवाइज आप नाम दूसरा बदल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी नाम से देंगे, लेकिन ये आसानी होगी कि टेस्ट नाम से हमने बनाया, इसी के अंदर मेन है, तो मेन है तो हम उसी के नाम से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको करना क्या पड़ेगा कि मान लीजिए इसको हम क्लास दिए टेस्ट और सेव कर दिए किसी और नाम से, तो कंपाइल हमको उसी नाम से करना होगा जिस नाम से हम सेव किए हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हम क्या करेंगे, उसी क्लास का नेम हमको देना पड़ेगा जिसका कि नाम हम दिए हैं या जिस क्लास के अंदर हमारा मेन डिफाइंड है, वो यहां पर आपको बदलना पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाता है, तो याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उससे ज्यादा बेटर यही होगा कि हम नेम सेम यूज करें, जिसके अंदर मेन है उसी क्लास के नेम को हम यूज कर लें यहां, तो वो ज्यादा बेटर होगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आगे जब हम चलते हैं जावा में, आखिर मेन जब हम लिखे तो मेन में देखिए ये इतना सारा कीवर्ड लग गया, जबकि हम लोग यूज करते थे इसी को C++ में, तो वहां पर हम सिंपली लिखते थे void या int में, और ना ही पैरेंथेसिस में कुछ दिए, हाँ, और ना ही void यदि लगा दिए तो रिटर्न भी कुछ नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी void लगा हुआ है तो उस पर हम नहीं जाएंगे, रिटर्न टाइप है। यहाँ पर पहले दो बातें हमको समझनी होगी, क्या कि पब्लिक क्या है और स्टैटिक क्या है। तो यहां मैं क्लियर कर दूं कि जैसे एक्सेस स्पेसिफायर आप यूज करते हैं या एक्सेस मॉडिफायर C++ में, तो वहां पर 3 था, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक का नेचर होता है कि जो बाहर भी एक्सेसिबल हो जाए, यानी कि उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कहीं भी कॉल कर सके। पब्लिक का मतलब होगा कि बाहर भी वो एक्सेसिबल होगा। और उसके साथ ही साथ जब स्टैटिक लग जाता है तो स्टैटिक का नेचर कहता है कि इसको एग्जीक्यूट करने में हमको किसी ऑब्जेक्ट या इंस्टांस की आवश्यकता नहीं होती है, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि जैसे ही हम क्लास का नेम देंगे ऑटोमेटिक ये मेन मेरा रन कर जाएगा। तो स्टैटिक इसके लिए यूज हो गया और पब्लिक हो गया कि बिना माने हम इसको बाहर भी, माने लोकल नहीं हुआ, ये क्या हो गया कि बाहर भी, यानी कि ग्लोबल तरीके से भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर देख रहे हैं कि ARGS और एरे का सिंबल है कि ARGS एक वेरिएबल है, एरे है, जो कंटेन करता है कमांड लाइन आर्गुमेंट को, यानी कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन
हम यहां पर यदि कुछ भी लिखेंगे तो वो डायरेक्ट आकर के स्टोर होगा ArgS में। और इसका टाइप स्ट्रिंग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जावा में जो भी इनपुट या आउटपुट होता है वो डायरेक्टली स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, फिर उसको हमको कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए यहां भी वो उसका टाइप असाइन कर दिया ArgS का स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग एक लिटरल है, वो बताएंगे डेटा टाइपिंग के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसका क्या है, कैसे है, रैपर क्लास क्या है, प्रिमिटिव टाइप क्या है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसके बाद जब आप रन कराते हैं तो ये एग्जीक्यूट करेगा और वेलकम आपको यहां पर शो कर देगा नीचे। वेलकम शो करते हुए फिर आपको प्रॉम्प्ट पर ये वापस कर देता है। ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है। और यदि किसी आईडी को यूज करेंगे तो आईडी में तो कोई झंझट ही नहीं है, वहां पर तो आप रन पर जाइए, जैसे कंपाइल और रन करिएगा तो आपका कंपाइल करते हुए वो रन कर जाएगा। और सिर्फ यदि रन कराइएगा तो एक बार जो पहले पिछला जो कंपाइल हुआ है उसी को वो बार बार एग्जीक्यूट करेगा। एक बात और आप ध्यान दीजिए कि जब भी हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो यहां पर जो आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं तो यहां दो मेथड है, एक है प्रिंट और एक है println। मेथड का जो नेम होता है वो ऑलवेज स्टार्ट होता है स्मॉल से और क्लास का नेम जो भी रहता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल से। यह रिस्ट्रिक्शन एक मैंने लगा करके रखा जो कि आइडेंटिफाई हो सके कि ये मेथड है या क्लास है। इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ट्रेडिशन के तौर पर यूज होता है। हम यहाँ पर टेस्ट टी कैपिटल लिए हैं, हम यदि स्मॉल भी लेंगे फिर भी रन करेगा। लेकिन ये कहता है कि जब आप मेथड या क्लास बनाते हैं तो उस समय इसको यदि ध्यान में रखते हैं तो आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी कि ये मेथड है या क्लास है। तो हम लोग भी उसी को फॉलो करेंगे। तो प्रिंट और println, तो प्रिंट मेथड जो है ये सेम लाइन में प्रिंट करता है, यानी कि जितना स्टेटमेंट होगा नंबर ऑफ टाइम्स हम यदि प्रिंट भी करेंगे तो एक ही लाइन में सारा कुछ लिखेगा। लेकिन जैसे ही ln लग जाता है तो ये न्यू लाइन आ जाता है, एक स्टेटमेंट, देन अगला जो स्टेटमेंट होगा वो अगले लाइन में आकर के एग्जीक्यूट करेगा। तो ये लाइन बाय लाइन करने लगता है और ये सेम लाइन में आपको एग्जीक्यूट करता है। आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉल कराता है इस मेथड को। ठीक है, सिस्टम यहां पर एक क्लास के फॉर्म में है, उसी के अंदर सारा कलेक्शन है और आउट नाम का ऑब्जेक्ट हो जाता है, देन इसको हम एक्सेस करते हैं। तो यहां जिस भी मेथड को हम यूज कर रहे हैं वो इंटरनली सारा कुछ कैसा बना हुआ है, स्टैटिक टाइप का बना हुआ है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा डिटेल कैसे कैसे है, सिस्टम क्या है, उसकी हायरार्की क्या होती है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी शॉर्ट में आप जिसको साधारण है यही समझिए। अब है कि प्रोग्राम जो लिखेंगे तो लिखने के लिए यहां पर वेरिएबल्स कैसे कैसे हम डिक्लेयर करेंगे। तो डेटा टाइप भी आएगा, वेरिएबल्स के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो वेरिएबल्स यहां पर देखिए तीन तरीके से हम बना सकते हैं जावा के अंदर। कौन कौन होता है वेरिएबल, तो देखिए एक होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल का मतलब होता है कि वो वेरिएबल जो जावा के क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं है। तो हम मान लीजिए यहां पर हम इंट और ए, ऑलमोस्ट डेटा टाइप आपका C++ वाला फॉलो होगा, वो डिटेल में मैं बताऊंगा। इंट ए, तो ये इंस्टांस वेरिएबल कहलाएगा क्योंकि इसके साथ स्टैटिक कीवर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये इंस्टांस कहलाता है। इसके बाद यदि स्टैटिक कीवर्ड हम लगा दें, स्टैटिक इंट बी, तो ये कहलाएगा क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल। और यदि हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन लिखे या कोई भी मेथड लिखे और इसके अंदर यदि हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं सी, तो ये कहलाएगा लोकल। ये इंस्टांस, ये कहलाएगा क्लास और ये कहलाएगा लोकल। यानी जावा में तीन तरह के वेरिएबल की व्यवस्था की गई है। तीन तरह का वेरिएबल यहां यूज होता है, क्लास वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब हो गया कि जो वेरिएबल किसी मेथड के अंदर यदि डिक्लेयर्ड है तो वो कहलाएगा लोकल, और जो क्लास के अंदर ही डिक्लेयर्ड है लेकिन उसके साथ यदि स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है तो ये कहलाएगा क्लास वेरिएबल। और जिस वेरिएबल के साथ स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है लेकिन क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है तो इसको कहेंगे इंस्टांस वेरिएबल। यानी जब कॉलिंग की बात होगी
तो देखिए यहां पर एक बात समझ लेने के लायक है, स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, यानी यहां पर b = 7 हमें साइन करना चाहिए, पॉसिबल है, ये हो सकता है, डायरेक्ट हो जाएगा। यदि सेम नेम से वेरिएबल यहां भी रहता, b यहां भी डिक्लेयर किए रहते लोकल वेरिएबल, तो फिर इसको एक्सेस करने में हमको क्लास के नेम को यूज करना पड़ता है। इसके बाद यदि हम c को डायरेक्ट यूज होगा क्योंकि लोकल वेरिएबल है, हम 20 दे दिए, लेकिन a को हम यूज करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कहेगा कि ये संभव नहीं है, इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये नहीं बनता है, बल्कि ये ग्लोबल नेचर का वेरिएबल बन जाता है, ये इसको ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। लोकल वेरिएबल जो होगा ये मेथड के एग्जीक्यूशन के समय स्टैक में बनेगा और देन उसके बाद मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, ये वहां से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अब इसको ए को एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर हमको बनाना पड़ेगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट, तो टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहां न्यू कीवर्ड यूज होता है, टेस्ट t = न्यू और टेस्ट, ये ऑब्जेक्ट बना, t जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया और इस t से हम a को एक्सेस कर सकते हैं, t.a = 70, अब ये एक्सेसिबल है, ये पॉसिबल है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी कि वेरिएबल्स कितने तरह का होता है, हम लोग बना तो लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि आखिर क्या एक्सेसिंग होगा, कैसे होगा, तो उस समय फिर सोचना पड़ जाता है कि आखिर क्या कहें, उसको किस तरीके से डिफाइन करें। तो सिंपली 3 तरह का वेरिएबल हो गया, एक हो गया लोकल, दूसरा हो गया लोकल वेरिएबल यानी कि सी हो गया यहाँ, दूसरा हो गया इंस्टेंस ए जैसे है, और तीसरा हो गया स्टैटिक या क्लास लेवल का वेरिएबल जो कि बी के नाम से डिक्लेयर किया हुआ है। और इसके एक्सेसिंग के समय हमको याद रखना है कि यदि स्टैटिक वेरिएबल है और उस नाम से कोई लोकल वेरिएबल नहीं बना हुआ है तो वो डायरेक्ट यूज हो जाएगा, अदरवाइज इसके पहले हमको बी के पहले देना पड़ जाएगा किसको, तो क्लास के नेम को। जैसे हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं test.b, ये डायरेक्ट क्लास के नेम से भी एक्सेस होगा। ये कब, जब हमारा सेम ही नेम से कोई लोकल वेरिएबल बना रहेगा तब। ऐसे नॉर्मली हम इसको डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, यानी कि b = 7 हम दिए, ये इस तरीके से एक्सेसिबल होगा, इसके लिए किसी इंस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती है, क्लास के नेम से एक्सेस होता है। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि आखिर जावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ये तो साधारण सी बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे रूल्स को और नेचर को ये फॉलो करता है। तो फॉलो करता है यानी इनहेरिटेंस भी होगा ही, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट होगा ही। इसके अलावा आपको शुरू में ही बताया कि ये मल्टी थ्रेडेड है, तो एक थ्रेड का कंसेप्ट भी इसके साथ इंप्लीमेंटेड है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।